खान साहब ने कहा मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, तो फिर दहशत गर्दों के लिए क्यों NRO, कालाधन तंजीमों के लिए क्यों NRO? हमें सियासी इस्तेमाल से एतराज है, हमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से एतराज है, हमें न्यायकर्मी से एतराज है। एहतसाब पर इस्लाम ले आना पड़ेगा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं, सियासी इदारों को निशाना बनाया जा सकता। ये 6 वोट का हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जब हम लोग मार्च को देंगे तो फिर इनको लग पता जाएगा तो क्या तेरा शोर नहीं आता। नैब से अपने आप को, अपने बड़ों को, अपने पापा को, अपनी फूफों को, अपने रिश्तेदारों को बचाने, अपने वज़राए आला को बचाने के लिए ट्रेन पर चढ़कर आ गए। मैं कहता हूँ इसलिए ट्रेन पर चढ़े। खान साहब आप तो कह रहे थे कि वो ट्रेन मार्च हुआ तो कहते जी बिलावल साहब की चीखें निकली, चीखें तो आपकी निकल आई हैं। अवामी राब्ता एक मुहिम शुरू हुई, वहाँ पे बिलावल साहब गए हैं, हजारों लाखों की तादाद में हर स्टेशन पे लोग निकल के आए, उनके इस्तकबाल हुए और उस पे सारी हुकूमत चीख रही है। मैंने पहले भी गुजारिश की है, जिस दिन पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि हमने धरना देना है और रैलियां निकालनी है, तो फिर हम तो मार्शल लॉ के दौर में निकालते रहे, ये क्या दौर है? वेलकम टू द शो लाइव विद नादिम मिर्जा। नजीर, विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है, हर कोई अपना अपना ड्यू रोल वहाँ पर प्ले कर रहा है और हकीकतन यही है। हकीकतन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि हर आए दिन एक नया तमाशा लगा हुआ होता है। आज वो तमाशे तो हम देख ही रहे हैं, कुछ सियासी तमाशे होते हैं, कुछ इंतहाई अफसोसनाक तमाशे होते हैं। वो तमाशे ये कि जो आज सिंध में हुआ, सिंध के कैपिटल कराची में हुआ, और जिस तरह से वहां पर असातिज़ा की तजलील की गई, जिस तरह से असातिज़ा जो अपने एहतजाज वहां पर कर रहे थे, उनकी कुछ डिमांड्स थी जिसके लिए वो एहतजाज कर रहे थे, और वो पीपल्स पार्टी जो एहतजाज की सियासत को जमहूरियत का हुस्न करार देती है और उसकी एक रिवायत भी है, उसकी एक तारीख भी है, वहां पर उनकी हुकूमत के होते हुए वहां पर सिंध पुलिस ने उन पर जिस तरह से लाठी चार्ज किया, जिस तरह से आंसू गैस इस्तेमाल की उनके खिलाफ, और जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और जो असातिज़ा किया उसके बाद 200 के करीब असातिज़ा को वहां पे गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरह की पूरी जो कैबिनेट है, जो कि पूरी सिंध काबीना कह लें, सिंध हुकूमत कह लें, वो तो कारवाने भुट्टो में मसरूफ थी। सारे के सारे जयाले जो हैं वो जाकर लड़काना में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, सिर्फ अगर हुकूमत चल रही थी तो वो ट्विटर पे चल रही थी। कारवाने भुट्टो बहुत अच्छी बात है अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लेकिन इसके पसे पर्दा मकासद क्या थे वो समझ में नहीं आए। उस हवाले से भी बात कर लेंगे, मियां साहब की अदालत के हवाले से ही बात कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो इलाज है वो पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, और उनको उसके लिए हर सूरत बाहर जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा, जो वहां पे उनके पर्सनल डॉक्टर है उनसे उनकी कंसल्टेशन होगी। लेकिन जाहिर सी बात है उनको जो मेडिकल ग्राउंड पे जो उनको जमानत तो मिली है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। अब वो पाकिस्तान में ही अपना इलाज कराएंगे, और उनके जो पर्सनल डॉक्टर है डॉक्टर अदनान, वो कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स आएंगी उस पर तय होगा कि क्या ये इलाज 6 हफ्ते में ही मुमकिन है या नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या मजीद अपील में जाना होगा या क्या लाहे मुस्लिम लीग नून अपनाएगी। इस पर हम जरूर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं जरा सिंध के हवाले से बात करूं, जो आज कराची में सिंध हुकूमत का तमाशा था, जो जिस तरह से असातिज़ा की तजलील हुई, हमारी रिपोर्टर हमारे साथ है, लेकिन जो स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं उनसे भी आपका तारुफ करवा दूं। उस्मान डार साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स PTI। अस्सलाम वालेकुम उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फैसल करीम कुंडी साहब, प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी KPK, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। मलिक अहमद खान साहब, स्पोक्स पर्सन है PMLN पंजाब के, हमारे साथ लाहौर से मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, मैं जरा पहले अपनी जो नुमाइंदा है फरवा अली कराची से, उनसे जरा बात कर लूं कि कराची में आज क्या होता रहा है। फरवा, आप सुन रही है मुझे? फरवा, आवाज आ रही है आपको मेरी? फरवा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा फरवा मुझे बताएं कि ये जो कराची में जो असातिज़ा निकले थे, कितनी बड़ी तादाद थी, इनकी ऐसी कौन सी वो डिमांड्स थी जो पूरी हो ही नहीं सकती थी, और वो डिमांड्स करने के नतीजे में उनको ये आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज और वाटर कैनन ये सब बर्दाश्त करना पड़ा?
जी बिल्कुल, आज सुबह से जो हमने कवरेज की उसमें बहुत अफसोसनाक मनाजिर जो है हमें देखने को मिले। जो असातिज़ा थे वो अपने हक के लिए रोड पे आए, लेकिन उनको उनके हक के लिए जो मैनेजमेंट थी उनके आगे सिर्फ जो पुरअमन एहतजाज था वो तक न करने दिया। 2012 में भर्ती हुए असातिज़ा जो मैनेजमेंट कैडर थे उनके लिए उनका ये मुतालबा था। इसके अलावा टाइम स्केल उनको चाहिए था। दूसरी चीज ये कि उन्होंने ये जो उनकी रुकी हुई तनख्वाहें थी उसके ऊपर अपने मुतालबात रखे थे कि हमारी जो रुकी हुई तनख्वाहें हैं उसको फरवा हुकूमती शख्सियात ने उनसे मुलाकात की थी, उनसे बात करने आए थे, कोई नेगोशिएशन? नहीं जी, जब तक कि ये एहतजाज जारी रहा तब तक कि उनसे कोई भी बात करने नहीं आया। जबकि इसके अलावा जब वो वजीर आला हाउस जाने लगे तो उस पे भी उनको कहीं आगे, उनको प्रेस क्लब से आगे तक ना बढ़ने दिया गया, बल्कि बात करने का सिलसिला जारी ही रहा और बाकायदा तौर पे शेलिंग शुरू कर दी गई। अच्छा, अब मुझे वो मनाजिर तो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और शर्म से हमारे सर झुके हुए हैं कि असातिज़ा का क्या रुतबा होता है और हम उनकी क्या तजलील करते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि असातिज़ा क्या उनके पास हथियार भी थे जिनके साथ ये सुलूक हुआ है? कलम थे या हथियार थे उनके हाथों में? ओके, थैंक यू वेरी मच फरवा, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं और फैसल करीम कुन्नी साहब, चूंकि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है तो अगर आप अपनी राय इस पर दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे जो आपकी ट्विटर सरकार है, सिंध सरकार, उससे ये पता चला है कि सिंध पुलिस जो है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर ही नहीं आती अदालती फैसले के तहत। ये कब हुआ सर? नादिया, जो मैं भी कुछ जिम्मेदारियां ड्रॉप की, कुछ चीजें मैंने सुनी और उसके ऊपर चेयरमैन बिलावल साहब ने भी एक्शन लिया। जो एक अफसोसनाक वाकया जो कराची में पेश आया, सालों के ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में रिपोर्ट भी तलब की, बिल्कुल एक गलत वाकया था। और जहाँ तक सिंध हुकूमत की पुलिस के कुछ इश्यूज हैं, वो बिल्कुल इश्यूज चल रहे हैं सिंध हुकूमत के। इश्यूज फैसल करीम कुड्डी साहब, माजरत, इश्यूज ये चल रहे हैं कि जब एडी ख्वाजा के दौर में ट्रांसफर पोस्टिंग्स रोक दी थी कि सिंध हुकूमत नहीं करेगी या वजीर आला हाउस से नहीं होंगी, वो इख्तियार आईजी को होगा। बट इट डजंट मीन कि आप वो जो इदारा है, और मुर्तजा वहाब साहब की ट्वीट आती है कि हमें पता ही नहीं था, वजीर आला को बताया ही नहीं था, उनका अप्रूवल नहीं था। हर साने के बाद, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो सिंध में हो, हमारे पास जवाब ये आता है कि वजीर आला को पता ही नहीं था। कुछ ऐसे इश्यूज हैं, देखें, जब माजी में हमारे कौमी असम्बली के 1-2 महीने उसको कराची का दाखिला बंद कर दिया गया था और उस पर चीफ मिनिस्टर को भी पता नहीं था कि पुलिस ने क्यों उनका दाखिला सिंध में बंद किया है। तो बाद में पता चला कि जी वो तो सीएम को भी पता नहीं था और डायरेक्ट पुलिस ने नोटिफिकेशन इशू किया। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसपे जो है तो फिर तो आपको कोई एक्शन भी नहीं ले सकते, इसका मतलब है फिर तो आप एक्शन भी नहीं ले सकते कोई? नहीं, एक्शन तो देखें, कुछ इशू पे है, कुछ इशू पे नहीं, हमें इशू चल रहे हैं। अच्छा, एक्शन लेने के अख्तियार है। आज अगर सिंध के वज़ीर आला किसी आईजी का नाम रिकमेंड करेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन बाकी होता है। हमारे इशूज है। अच्छा, तो अगर हम इसके ज्यादा डिटेल में चले गए तो शायद आपका प्रोग्राम भी फिर बंद हो जाए। अच्छा, ठीक है, फिर आप बोलेंगे अब ऐसा ना करें। अच्छा, कुंडी साहब एक सेकंड, कुंडी साहब एक सेकंड। उस्मान डार साहब, मुझे समझ में नहीं आता, मॉडल टाउन होता है, वजीर आला को पता ही नहीं था। पेशावर में यूनिवर्सिटी पे हंगामा राई होती है, इसी तरह से लाठीचार्ज होता है, वजीर आला को पता ही नहीं था। बाद में रिपोर्ट मंगाते हैं, हम एक्शन ले लेंगे। सिंध में होता है, वजीर आला को पता ही नहीं था। ये इतनी बेलगाम पुलिस है। देखें, वजीर आला सिंध को पता नहीं है, इसकी तो वजह साफ जाहिर है। जब सारी सिंध हुकूमत ट्रेन में चढ़ी होगी तो फिर डंडे जैसे बरसाए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं टीचर्स पे, तो फिर वो लाइलमी होंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि कुंडी साहब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इस बात पे जरूर जोर देंगे कि हमें ये जो ट्रेन मार्च है, ठीक है, बिलावल साहब अपना शौक पूरा करें, वो वार्म अप कर रहे हैं खुद को अपनी ही होम ग्राउंड में, अपनी ही पब्लिक में, अपने ही सूबे में वो ट्रेन मार्च की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी मैंने लेके ट्रेन मार्च से इस्लामाबाद जाना है, वो भी उस्मान बुज़दार की तरह। तो मकसद ये है, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं मार्च कैसे करनी है अपने ही सूबे में ना, होम पिच पे, होम ग्राउंड में वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को तमाम तर तवज्जो अवामी मसाइल पे देने की जरूरत है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुराद अली शाह साहब को सिंध के लोगों ने वोट देकर सीएम बनाया है इस वजह से कि उनके मसाइल हल हों। ये नहीं कि वो जाकर जरदारी साहब की करप्शन का दफा कर रहे हैं, बिलावल साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का दफा कर रहे हैं। जब ये लोग अपनी लीडरशिप की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन चार्जेस के दफा में इस हद तक आगे चले जाएंगे तो फिर ये गवर्नेंस जो हम देख रहे हैं, जो आप सवाल उठा रही हैं, वो
बिल्कुल दुरुस्त है आपका कि क्या वजह है कि सिंध मैं इसी पे जरा मलिक अहमद खान साहब की भी राय ले लूं जरा। मलिक अहमद खान साहब मुझे ये बताएं कि ये क्यों कर मुमकिन होता है कि एक सूबा जिसके वजीर आला के अंडर वो डिपार्टमेंट आता है और उन पे मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज हो जाता है, मुजाहिरीन पर शेलिंग हो जाती है और वजीर आला कहते हैं हमारा तो अप्रूवल ही नहीं था। और चलिए अगर आपका अप्रूवल नहीं होता तो फिर हमें एक्शन नजर क्यों नहीं आता, कोई रिपोर्ट्स नजर क्यों नहीं आती जिम्मेदारों के खिलाफ? सर आवाज आ रही है मलिक साहब? देखिए मैं आपकी पूरी बात सुन नहीं पाया, अब आपकी आवाज बेहतर हुई है, बीच में आवाज मैं मुख्तसर से सवाल कर दूं कि सूबे के वजीर आला लाइल्म कैसे रहते हैं जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही होती है मुजाहिरीन पर या आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही होती है, मीडिया कवरेज कर रहा होता है, वजीर आला लाइल्म रहते हैं? नहीं देखिए नादिया, इसका ये केस टू केस बात करनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक हमारी पोजीशन थी, पीएमएलएन ने जब शहबाज साहब की वो मॉडल टाउन के वाकये पे बात थी तो उस पर उन्होंने कहा कि जब ये वाकया शुरू हुआ तो मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन जो आपका ये कहना है कि मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसको खत्म करने में टाइम लगा और उसके अंदर बहुत सारा नुकसान हो गया। उसको दैट्स अ ब्लेमिश, उसकी कोई जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकती। ठीक है। और ये अगर आज उसातिज़ा पे कराची में ये हुआ है तशद्दुद, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये पीपल्स पार्टी की वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको ख्याल करना चाहिए, उनको एक पब्लिक अपॉलजी इन लोगों को देनी चाहिए। ये उनका राइट था कि वो प्रोटेस्ट करते, अपने जायज मुतालबात और अपने हकूक के लिए वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली कर रहे थे। ये गलत हुआ है जो इस तरह का एक्शन किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ और फिर खासकर उसातिज़ा उनके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एग्जैक्टली। तो फैसल करीम कुंडी साहब, ऑल्दो कि ठीक है आपका ताल्लुक ज़ाहिर सिंध से नहीं है, लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर वजीर आला साहब के अप्रूवल से नहीं हुआ तो कम अज कम वजीर आला साहब इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, पता करेंगे कि किसकी ऐसी मजाल हुई कि बगैर हुकूमत के ऑर्डर्स के असातिज़ा पे हाथ उठाया और तमाम न सिर्फ हाथ उठाया बल्कि लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई हैं, असातिज़ा गिरफ्तार हुए हैं, किस लिए? नादिया, मैं भी आपकी ट्वीट देख रहा था, आपने मुझे जब बताया और उसमें आपने देखा होगा कि उसने कह दिया कि तमाम टीचर जो डिटेन थे पुलिस से वो रिलीज कर दिए गए हैं। सर तो गिरफ्तार क्यों किए थे? अगर वो अपनी डिमांड्स लेकर बैठे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे सैलरीज रुकी नहीं है वो दे दें, हमारे प्रमोशन जो ड्यू है वो हमें दे दें, तो आपने असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया। देखिए मेरी पहली बात कंप्लीट होने दे। मैंने पहले आपको कह दिया कि उस पे अगर आप मुर्तज़ा वहाब की अगर आप ट्वीट देखें कि बगैर सीएम के अप्रूवल के हुए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सिविलियन हुकूमत बाईपास हो जाती है। आपको भी पता है इस पाकिस्तान को और मुझे भी पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा डिटेल में गया तो शायद आपके प्रोग्राम पे भी पाबंदी न लगा दे कहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ऐसी चीज है जो कि सूबाई वज़ीरान भी बाईपास हो जाते हैं और सूबाई सिविल हुकूमतें बाईपास हो जाती है। ऐसे सिस्टम इस मुल्क में मौजूद हैं और आपको भी पता है, मुझे पता है, हमारे बाकी जो बैठे उनको भी पता है। कुंडी साहब क्या कहना चाहते हैं कि ये शायद कुंडी साहब कह रहे हैं ये एस्टैब्लिशमेंट ने कराया, ऐसे हलाई में लूक ने चलाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अगर कौन बाईपास करता है सर? मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड नादिया ठहर जाए जी मलिक। मैं कुंडी साहब का मसला हल कर देता हूँ। देखिए वो सच कह रहे हैं, वो इसलिए सच कह रहे हैं कि जो सिंध का आईजी है वो लगाने का इख्तियार वजीर आला के पास और उसकी मुशावरत नहीं है, और अगर वो करता है तो कोई कोर्ट कंटेम्प्ट नोटिस दे देती है और ये एडी ख्वाजा से वो कहानी शुरू हुई है। देखें मैंने आपको पहले बताया, ये कुंडी साहब सही कह रहे हैं, दुरुस्त है सर। इस हद तक तो ठीक है ना, शायद मुराद अली शाह के कंट्रोल में ना हो वहां पे। मैं आपको ये बताऊं कि जब इलेक्टेड एमएनए इंडिपेंडेंट कराची जा रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि आप सिग्नेचर नहीं हो सकते, आप अली वजीर और मौसम तो फिर सर कुंडी साहब ने तो हाथ जा, अच्छा कुंडी साहब अगर और सुनना चाहते थे मंजूर पश्चिम के खिलाफ जब हुआ था तो वो भी जो है ना फिर अभी आप और सुनाएंगे तो फिर आप कलतन तंजीमों तक भी ले जाएंगे, जरूर लेके जाएगा। जरा एक सेकंड रुक जाइएगा, आप मुझे बताएं कि मंजूर पश्चिम को जब कराची से निकाल रहे थे तो किसने, अच्छा एक सेकंड ना, अब एक सेकंड कुंडी साहब, लेकिन ये साहब अपने प्रोग्राम में काटेंगे नहीं, फिर ये लाइव दिखाएंगे। नहीं मैंने नहीं काटना जी, आप भुगतिएगा। मुझे एक बात बताएं,
اب ان کے پاس یہ اختیار تو ہے نہیں کیونکہ ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ ہم لاٹھی چارج کر رہے ہیں یا ہم کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو ایکشن لینے کے لیے بھی اختیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو ایکشن لے نہیں سکتے۔ سمجھتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھی بالخصوص یہ دونوں جو سیاسی پارٹی ہیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، جب بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اونس ہے یا جو رسپانسبلٹی ہے وہ فوراً ہم شفٹ کر دیں، اور جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے تو اختیار میں ہی نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں، اور اگر تو پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں۔ اگر دیکھیں بنیادی طور پہ کسی بھی معاشرے میں جو پولیس ہے اس کا کردار سب سے اہم ہے، انہوں نے ہی جو فرسٹ ہینڈ انصاف دینا ہے یا داد رسی کرنی ہے، اگر وہی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں وہاں سے؟ اگر سندھ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سائیوال میں جو پولیس کا کام پولیس نے کیا تو پھر چھوڑ دینا تھا پنجاب میں، دیکھیں جی آئی ٹی ایکشن تو آپ بھی نہیں لے سکتے، جی آئی ٹی بنائی، جس کو نکالنا ہے اس کو دوبارہ بھی واپس کیا۔ جی آئی ٹی بنائی تو بالکل ایک فارس رپورٹ ہے، جے آئی ٹی مینز نتھنگ دیر، اس میں کوئی ایف آئی آر تک کٹ گئی۔ صاحب دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں تو یار ایف آئی آر تک کاٹنے کے لیے تو دھرنے تک دینے پڑے تھے، ایسے نہیں، لیکن اس کی جسٹیفکیشن نہیں ہو سکتی، اگر آپ یہ ایسے بات کریں گے تو نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ہم نے جو ایکشن اس کے لیے تو بالکل آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، ہم تو باغ ہی نہیں رہے، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جو لوگ پارٹی نے وہاں پہ اساتذہ پہ کیا تو ان کی برائی ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو غلط بات ہے وہ مانے۔ میں خود آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی بھی صوبہ ہو، چاہے پنجاب ہے، کے پی ہے، سندھ ہے، اگر استاذہ پہ یا عام شہری پہ اس طرح جیسے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے until unless وہ کار سرکار میں مداخلت نہ کر رہے ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج ہو رہا تھا وہ ڈنڈے، میں تینوں پارٹیز کے جو اپنی اپنی صوبوں میں حکومت ہے، پی ایم ایل این کی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے 10 سال تھی، مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے ان فیوچر میں ان کے لیے اقدامات کی جب بات کرتے ہیں تو پھر صرف آئیں بائیں اور بغلیں جھانکنے شروع کر دی جاتی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں مختصر سا بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو ذرا مجھے جاننا ہے کہ یہ جو کاروان بھٹو تھا اس کے اصل مقاصد کیا تھے، اور اگر یہ وفاقی حکومت کے خلاف تھا تو سندھ تک محدود کیوں تھا، اگر یہ مہنگائی کے خلاف تھا جو ہمیں شروع میں بتایا گیا تو پھر یہ سندھ تک محدود کیوں تھا، اور اگر یہ صرف اس لیے تھا ایک پولیٹیکل ایکسرسائز تھی تو وہ پھر ایک الگ بات ہے، تو اس پہ جس قسم کے بیانات تھے اس کو بھی ذرا تشریح کریں گے۔ مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ جنہیں سے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ذرا کاروان بھٹو پہ کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، مجھے شروع میں یہ پتا چلا کہ مہنگائی کے خلاف بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرین مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی دن اتفاق سے ہمارا پروگرام بھی تھا، اخترزادہ چٹان صاحب میرے پروگرام میں گیسٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کوئی مارچ نہیں ہو رہا، ان کے نالج میں اس وقت تک نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر مختلف چیزیں سامنے آتی رہی، کسی نے کہا مہنگائی کے خلاف ہے، کسی نے کہا یہ نیب کے جو احتساب ہے باعث اس کے خلاف ہے جو ایک طرفہ ہو رہا ہے، پھر کسی نے کہا نہیں وہ تو برسی پہ جا رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، تو وہ تو بس ایک نارمل سی ایک پریکٹس ہے۔ سر تھا کیا یہ؟ دیکھیں کاروان بھٹو چیئرمین بلاول صاحب نے جو ہے وہ کیونکہ برسی پہ کیونکہ جانا تھا، سکھر ایئرپورٹ بھی نارملی آپریشنلی بند ہے، کل ہی غالباً میرے خیال میں پرسوں دوپہر کو آپریشنل ہوا ہے کچھ فلائٹوں کے لیے، تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کراچی سے لاڑکانہ تک بائی ٹرین جائیں گے، اور ڈیفینیٹلی مختلف اسٹاپس پہ جب وہ رکے انہوں نے حالات حاضرہ کے جو آج کل کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر انہوں نے اسپیچز دی، ایک دو انہوں نے پروگرام بھی غالباً ٹی وی کے ریکارڈ کرائے، آج بھی وہ چلے، ایک پروگرام چلا، تو وہ اسی لیے تھا کیونکہ جب وہ آئے یہ کوئی حکومت گرانے کے لیے تھا، وہ لانگ مارچ نہیں تھا جس کا ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ شاید حکومت کے خلاف یہ لانگ مارچ ہے، حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ بالکل چونکہ ایئرپورٹ آپریشنل نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ چلو ٹرین میں جائیں تو ظاہر وقت گزاری کے لیے سیاست تو کرنی نہیں وقت گزاری کی بات نہیں ہے، ٹرین کو جمہوریہ کیا وہ ٹرین میں نہیں جا سکتے، اگر وہ گاڑی میں جاتے آپ کہتے ہیں کہ جی لانگ مارچ ہے، دیکھیں یہ ایک انہوں نے ٹریول کیا ہے، وہ گئے ہیں، لوگوں کو موبلائز کیا ہے 4 اپریل کی جلسے کے لیے۔ ہاں جب حکومت کے خلاف ہوگا تو وہ کے پی میں بھی ہوگا، وہ پنجاب میں بھی ہوگا، وہ بلوچستان میں بھی ہوگا، جب حکومت کے خلاف ہوگا وہ پوری حکومت کے خلاف ہو یا نہ ہو، عوام کے مسائل پہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، میں بھی ساتھ دوں گی۔
तो अवाम के मसाइल पे ही था ना, महंगाई बेरोजगारी अवाम का मसला नहीं है। आज आप नहीं समझ रही कि महंगाई होगी इस मुल्क में जब से पेट्रोल 40 रुपए तो ये महंगाई के खिलाफ था? एक सेकेंड, ये महंगाई के खिलाफ था? महंगाई बात की है उन्होंने कि मुल्क में महंगाई, जब आप दो पॉलिटिशियन बैठते हो क्या बात है? अगर एक लीडर आवाम से आप अपने ही सूबे में महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सिंध में बहुत महंगाई हो गई है। बिलावल साहब अपने ही सूबे, आप समझ ट्रेन मार्च तो आप सिंध में कर रहे हैं ना, कि आपकी कराची से शुरू होके आप लाड़काना जा रहे हैं, आप रावलपिंडी आते हैं ना, आप इस्लामाबाद आते हैं। आएंगे मैं एक क्लिप दिखाना चाह रही हूँ, मैं क्लिप आप आए, आपको बिरयानी की देगे भी देंगे, हम खाना भी देंगे। आपने क्या दिया? ये बेचारे आए थे नैब के ऑफिस के बाहर, कुछ दिया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं दिया। ये बता के थोड़ी आए थे, ये बताए बगैर आ गए थे ना, बता के आए हम। अच्छा जरा वो क्लिप चलाएगा जिसमें वो खवातीन शिकायत कर रही थी कि 2000 रुपए गए थे और 200 रुपए दिए थे। मैं एक बात करना चाहता हूँ, देखें इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि अपोजिशन है, मैं कंटेनर भी दूंगा। हाँ, और ये बिरयानी जो इनको दे रहे थे जो लोग, हम उनसे बिरयानी कम से कम नहीं लेंगे जो इनको दे रहे थे। तो कौन दे रहा है? बहुत याद आते हैं आपको। वो तो आपको याद आते हैं ना, वो जो के इंतजार में थे, तो साथ ही है, याद तो आपको आ रहे जो आपकी हुकूमत चला रही थी, दे रहे थे। नाम नहीं ले रहे। ये ऐसे मौकों पे मैं कहती हूँ ये मुन्ने के अब्बा का जिक्र कर रहे हैं। वही मौलाना फजल रहमान वाले काकी के अब्बा का ना, चले मुन्ने के अब्बा काकी के अब्बा। अच्छा जरा वो क्लिप तो या काके के अब्बा जो भी है, वो क्लिप तो चला दे, वो क्लिप तो चला दे जो 2000 खवातीन ने कहा था। या मुन्नी का अब्बा अब्बा ही होता है। अब्बा तो अब्बा ही होता है जी। अच्छा जरा क्लिप चला दे। क्लिप कोई चंदर किन के 12 बने पर ऑफिस जो सिर्फ असांखे 200 रुपया मिलाने इन करे जो हो असांखे ऐं असीं पंहिंजो एतिजा रिकॉर्ड करे ॾींदासीं। तोखे अॼु घणो पियो थो मिले? चवनि था तोखे 2000 मिले। तव्हां घणियूं मायूं आहियो टोले में? घणियूं? हे चवंदा असांखे थेरी बि ॾिनी आहे, खंडु जी अच्छा तो ये महंगाई के खिलाफ था, ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो अपना ली गई। मलिक साहब ये वैसे होता है क्या कि क्योंकि अवाम के इशू पे आपने मार्च एक कारवाने भुट्टो है या आप उसको जो भी नाम दे दें और फिर अवाम को कहें कि जी आप प्लीज इसमें शिरकत कर ले, हम आपको 2-2000 रुपए देंगे, और जब बेचारी वो बेवा खातून वो कह रही मैंने शिरकत कर ली, मैं तो परदेसी हूँ, मुझे 200 रुपए हाथ पे रख दिए उन्होंने। देखिए नादिया, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं एक बात कहूंगा कि देखिए अगर यही सवाल है कि बिलावल भुट्टो साहब की ये जो ट्रेन के ऊपर जर्नी थी इसका असल मकसद क्या है, तो मेरे नजदीक हुकूमत का रवैया जो है, हुकूमत खुद पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाना चाहती है। कोई एक अपॉर्चुनिटी, चाहे कोई इकोनॉमी पर बात हो रही हो, उसके ऊपर खड़े होके तज़हीक अमेज़ जुमले और इस तरह की गर्दान जो कि बड़ी ही एक रिटोरिक के तौर पे पूरी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हुई है, तो फिर उसके नतीजे में होगा जो पॉलिटिकल फोर्सेस होंगी वो इस पॉलिटिकल हीट को जो गवर्नमेंट ने खुद बढ़ाई हुई है, इस टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया उन्होंने, तो फिर बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस भी उस पर रिएक्ट करेंगी। अब वक्ती तौर पे आज हुकूमत को 8वां हुए हैं, मैं इनको आज मैं कटहरे में नहीं खड़ा कर रहा कि आप मुझे फौरी तौर पे जवाब दें और अपनी कारकर्दगी के समरात बताएं कि क्या है। मैं आज इनकी सिमत पर सवाल जरूर करता हूं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के नतीजे में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपके ग्रोथ, इकोनॉमी के ग्रोथ के इंडिकेटर्स डिक्रीज पे डाउन साइज पर जा रहे हैं। अब 5.8 से 3.5 रिफ्लेक्ट करें, बड़ा अलार्मिंग फिगर है। अच्छा अगर डेट इतना बुरा है तो फिर आप सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डेट को कर्ज के तौर पे ले रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी जो कि ग्रोथ इंजन पे खड़ी है, बहुत बड़े डेट के साथ, जीडीपी रेशियो के साथ खड़ी है, इसी तरह हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़े डेट के साथ, जीडीपी रेशियो के साथ खड़ी है। बट एनी हाउ मैं सिंपल इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि इसमें हुकूमती रवैये का दखल है और सियासी जमातें जो हैं वो फिर इसका फितरी रद्द-ए-अमल होगा कि ये बहुत जल्दी चाहते हैं लोग स्ट्रीट्स पर आ जाएं तो लोग जल्दी आ जाएंगे,
یہ مت تصور کریں کہ صرف انہی کے پاس میس موبلائزیشن کی طاقت ہے، ان سے زیادہ طاقت ہے لوگوں کے پاس. اب بلاول بھٹو کی پارٹی سندھ کی مسلمہ حقیقت ہے، اور سندھ پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے، اور کراچی سے پالیٹکس فلو کرتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست فرما رہے ہیں. مجھے مختصر صاحب بریک لینے دیجیے گا، میں بریک سے واپس آؤں گی. تو میں عثمان ڈار صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ جو سیریسنس ہے یہ کب آئے گی؟ یہ ایسے ایشوز ہیں جس میں اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چلنا ہوگا، اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کے لیے بھی آج ایک دفعہ پھر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو بھی آپ آن بورڈ لیں، لیکن کیا اس کے لیے وہ حکمت عملی تیار کی گئی ہے اور رویوں میں تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ مختصر سا بریک، واپس آ جنازے پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل صحیح نشاندہی کرائی ہے عصمت احمد ملک صاحب نے. عثمان ڈار صاحب مجھے بتائیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، لیکن بہرحال وہ ایشوز ایسے ہیں جس طرح سے نیشنل ایکشن پلان کا معاملہ ہے. آپ عمل درآمد اکیلے کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ کیا تھا، لیکن آپ کو ان کو آن بورڈ لینے کے لیے، ان کے کوپریشن کے لیے آپ کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ وہ اگر نادیہ رویوں کی تبدیلی کا نام ہے کہ جی آنکھ بند کر لیں، جو زرداری صاحب پہ، بلاول بھٹو صاحب پہ کیسز چل رہے ہیں، جو ماضی میں ایک مکمکا کا کلچر رہا، نورا کشتی رہی، یا میاں صاحب بھی جیسے اب ملک سے باہر جانا ہے، نیب سے یا عدالت سے انہیں اجازت ملے گی، پھر یہ حکومت کو گھسیٹیں گے. تو یہ ان رویوں کو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے سخت رویے ہیں. جہاں تک پارلیمنٹ میں بات ہے، ہم تو خود کہہ رہے ہیں، یہ تو عدالتوں کے فیصلے، عدالتوں سے لے رہے ہیں، لیکن آپ کا تو عمل دخل ہی نہیں ہے. ای سی ایل پہ جو نام ڈلا ہوا ہے، یا ڈلنا ہے یا باہر جانا ہے، وہ تو حکومت سے انہوں نے ماشاءاللہ اجازت لے کے جانا ہے نا، تو وہ بھی عدالت سے ہی لیں گے جا کے، ہم سے تو انہیں ملنی نہیں ہے. تو فی الحال تو انہیں اجازت ملی ہے کہ یہ 6 ہفتے کے لیے علاج کروائے، لیکن یہ ضرور 6 ہفتے کے بعد کوئی ایسی سچویشن آ جائے گی جو مجھے لگ رہا ہے شاید کہ یہ کہیں جی کہ ہمیں باہر ہی جانا ہے، یہاں علاج نہیں ہے. لیکن ہے اس پہ بات ہی میں کرنا چاہ رہا. دیکھیں سیریسنس ہے تو ہم نے ان کو نیشنل ایکشن پلان کی دعوت دی، ان دونوں پارٹیز نے بائیکاٹ کیا. اگر انہیں اتنی ہمدردی تھی، بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی انگلیاں اٹھاتے ہیں گورنمنٹ پہ کہ ہم سنجیدگی سے عمل نہیں کر رہے، تو وہ آتے اجلاس کا حصہ بنتے. پھر یہ اسی آڑ میں جی کہ سنجیدہ نہیں ہے تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. مہنگائی کی جو ملک صاحب بات کر رہے تھے، میں اپنے والی بات پہ میں صرف لے لوں. کنڈی صاحب، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد، آپ لوگ کے رویے میں سنجیدگی نہیں ہے یا حکومت کے رویے سنجیدہ نہیں ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب بہت انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ غلط تنظیموں کے لیے انارو ہے، سیاستدانوں کے لیے نہیں. حکومت کو یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے. نیشنل ایکشن پلان پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سنجیدہ رہی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف اگر کسی پارٹی لیڈر نے آواز اس ملک میں اٹھائی ہے تو چیئرمین بلاول نے اٹھائی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر ہوتا ہے، اس میں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر اپوزیشن کا بات ہوتی ہے. کہاں سے کس نے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری اور فورن افیئر لیٹر لکھے گی لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ ہمارے 3 نام ہمارے فورن منسٹر نے کیے ہیں. فورن منسٹر کون ہوتا ہے کہ جو اپنا جو ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کو اپروول دے گا. وزیر اعظم بھی لکھے گا لیٹر لیڈر آف دی اپوزیشن کو. ان کو پہلے یہ سمجھیں کہ اپنی چیزیں وہ ٹھیک کر لیں، پہلے پڑھ لیا کریں یا کسی سے پوچھ لیا کریں کہ لیٹر کس سے لکھنا ہے اور کس کو لکھنا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری لکھتی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو، تو ایڈیشنل سیکرٹری کیا کام ہے؟ الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے لیٹر لکھنا لیڈر آف دی اپوزیشن کو، اور وہ بھی فورن افیئر فورن منسٹر کے آڑ میں لگے ہوئے. جی لیٹر ٹھیک نہیں لکھا گیا، آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے، ملک کے لیے جذبہ ہونا چاہیے. کنڈی صاحب نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو صرف اتنی بات کہوں، اگر آپ آئین کی اسٹیٹڈ پروویژن سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو اس میں جذبہ نہیں بلکہ آپ اپنے اس پورے منصب کے ساتھ زیادتی کریں گے اور پوری کانسٹیٹیوشن کی اسکیم کو فیل کریں گے. اور اگر تو پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے اس کو منظور کروائیں، اس کے اوپر بات کریں، پہلے پارلیمنٹ میں بات کریں، فلور آف دا ہاؤس بات کریں. تھینک یو ویری مچ ملک احمد خان صاحب، عثمان ڈار صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سیاست ہوتی رہے گی، سیاست ہونی ہے، اور جمہوریت میں سیاست ہی ہوتی ہے، سیاست میں جمہوریت ہوتی ہے، تمام چیزیں اپنی جگہ. لیکن بہرحال کچھ سیریس میٹرز ہوتے ہیں جن کو لے کر آگے جب چلنا ہوگا، اس کے لیے اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو ایک پیج پر آنا ہوگا. صرف اداروں کا ایک پیج پہ آنا کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے حکومت کو ہی فلیکسیبلٹی شو کرنی ہوگی. پروگرام سے دیجیے ناظرین میں سے کوئی اجازت. اللہ حافظ.